सबसे पहले जो भी बंदा आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, वो कहते हैं रोटी और चावल मैंने बिल्कुल नहीं खाना, मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जाना है। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं या अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो आप हर चीज़ कट डाउन कर दें। कभी होता है ना, आप यू ऑलवेज फील लाइक यार मतलब मैं ड्रेन हूँ, बस तो मैं काम करना चाह रही हूँ, मैं वॉक करूँ तो मैं थोड़ा सा चलूँगी तो मुझे सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत से हाउस होल्ड होते हैं जहाँ पे मदर या फादर जो होंगे उनका पेट निकला होगा या वो टूवर्ड्स द हेवियर साइड होंगे। अगर तो हाँ मेरा कोई बिजनेस होता तो मैं कहती कि आप मेरा ये कोलेजन पाउडर ले लें, हम तो ये यूज़ करते हैं रोज़ाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तज़ाद कास्ट पॉडकास्ट सीरीज़ का दूसरा सीज़न स्टार्ट होने को है और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम सब लोग इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं। हर बंदा कंसर्न है, हर बंदा अपने आप को फिट करना चाहता है, अपना खाना ठीक करना चाहता है, अपनी डाइट ठीक करना चाहता है, अपना वज़न कम करना चाहता है। सेलिब्रिटी है, कोई भी बंदा है, कंटेंट क्रिएटर है, वो उसका इंटरेस्ट है कि मैं जो हूँ ना किसी न किसी तरह अपना खाना बेहतर करूँ, अपनी सेहत बेहतर करूँ। तो आज हमारे पास मानूर हैं जो डाइटिशियन हैं और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, न्यूट्रिशन पे काम करती हैं। और मैं तो इन लोगों को पिछले 1 साल से जानना शुरू हुआ हूँ और मैं इनको कहता हूँ ये फूड साइंटिस्ट हैं भाई। इनकी इनपुट के बगैर आप ना तो वज़न कम कर सकते हैं और ना बहुत बड़े मसले हैं जो हमारी सोसाइटी में है। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ है जो एक ऑलमोस्ट एंडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में और उसका हल इनके पास है जो कि वीडियोज़ में 5 मिनट क्राफ्टफुल वीडियोज़ में नहीं मिलेगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच आपने इनवाइट करने के लिए। और आई हर्ड अभी आपसे जब अर्लियर डिस्कशन हो रही थी कि ये व्यूज़ के लिए नहीं है, तो वो जान के मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि अक्सर पॉडकास्ट मेरे भी न्यूज़ फीड में आ रहे तो उस पे यही होता है कि नमक वाला पानी पीने से मेरा कितना वज़न कम हो जाएगा, नींबू पानी पीने से। आई वाज़ लाइक आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, वांट टू टॉक। वो देसी टोटके चल रहे हैं ना, सेलिब्रिटीज़ अपना बता रही हैं, कोई कोई बुज़ुर्ग और फिर हमारे लोग इतने सादा हैं ना कि वो देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग खातून है या बुज़ुर्ग साहब हैं और वो कोई चीज़ बता रहे हैं और वो इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि वो सही ही कह रहे होंगे। सही, और राइट, एक जो कॉमन मिथ है क्योंकि इंटरनेट पे है जिस तरह हमारी अम्मा भी कहती हैं, वो इंटरनेट पे आ रहा था, तो झूठ सही। तो नहीं बोल रहा होगा वो, मतलब सही कह रहा होगा इंटरनेट पे तभी आया है। तो वही इतनी सारी मिथ्स हैं। आप बताएँ कि आप क्या करती हैं सारा दिन? मिले न्यूट्रिशनिस्ट हमारे लिए एक नई चीज़ है। बिल्कुल। इट्स सो इंटरेस्टिंग फॉर मी कि अगर मैं ऑफिस जाती हूँ या कहीं दोस्तों के साथ और हम अगर पास्ता ऑर्डर कर लेते हैं, अरे तुम तो न्यूट्रिशनिस्ट हो, तुमने क्यों पास्ता ऑर्डर कर लिया? मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं या अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो आप हर चीज़ कट डाउन कर दें। आप रोटी ना खाएं, आप सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे चले जाएं। और जब आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस ले आते हैं ना लोगों की डाइट में, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। तो ये मतलब मेरा एवरीडे लाइफ़स्टाइल यही होता है, कभी हम भी विदाउट नाश्ता करके चले जाते हैं ऑफ़िस, कभी हम भी अनहेल्दी नहीं कहूँगी मैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि गुड फूड, बैड फूड लेबल ऐसे करना कैसे आपको फूड टॉक्सिसिटी की तरफ लेकर जाता है। तो बस नॉर्मल डे होता है, वर्क है, जॉब है, साथ अपना मेरा क्लिनिक होता है, उसको मैं मैनेज कर रही होती हूँ, साथ मेरा एक और ग्राफ़िक डिज़ाइन का काम होता है, वो कर रही होती हूँ। तो बस ऐसे जैसे रूटीन चल रही है, चलती रहती है। हाँ, तो न्यूट्रिशनिस्ट की लाइफ़ को अलग से को खाना नहीं खाते आप लोग, हमारी तो नहीं कुछ अलग खाते। से खाना नहीं खाते। आई थिंक वो बहुत गलत होगा कहना कि अगर तो हाँ मेरा कोई बिज़नेस होता तो मैं कहती कि आप मेरा ये कोलेजन पाउडर ले लें, हम तो ये यूज़ करते हैं रोज़ाना। हम तो मैं ये एक साशे लेती हूँ, सुबह ये पीती हूँ, दोपहर में मैं अपना वो, तो फिर मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करती कि प्लीज़ लिंक है आप बाय करें। तो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इसलिए हमारी टॉक जो है वो बहुत ऑनेस्ट रहेगी और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। हम 3 जो वर्ड्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, वो एक साथ सुनते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे यहाँ ओबेसिटी भी है और अंडर नरिश्ड भी है पॉपुलेशन, बच्चे ख़ास तौर पे, वेस्टेड भी है पॉपुलेशन। और ये इस मिक्स को आप कैसे देखती हैं? अच्छा, इसको हम अपनी टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं डबल बर्डन ऑफ डिजीज़। इसमें ये होता है कि आपके पास अंडर न्यूट्रिशन भी है और आपके पास ओवर न्यूट्रिशन भी है। अब जब हम मैल नरिश्ड एक बंदे को कहते हैं कि कमज़ोर है, लागर है, हम आप अगर आपसे मैं कहूँ कि आपके माइंड में मैल नरिश की क्या एक विजुअल आती है?
तो आप क्या कहेंगे? हम तो देखते हैं वो अफ्रीका वाली फ़ोटो आती है जहाँ कि वो एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल जो है ना स्टार्व्ड बच्चा। वैसी बट ऐसा नहीं होता। बहुत दफ़ा ये होता है कि हमने ना एक परफेक्ट बॉडी इमेज अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है कि या तो अगर बिल्कुल बंदा मस्कुलर होगा, ब्रॉड होगा, मसल्स होंगे, बॉडी बने तो ये एक बिल्कुल हेल्दी बंदा है। अगर बंदा थोड़ा-सा आपको चबी लगने लग जाता है तो आप सबसे पहले उसको कहते हैं कि यार अपना वज़न कम करो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके सारी आपके जो सिम्पटम्स होते हैं, मसले होते हैं, उनको रिड्यूस करके कहते हैं कि वज़न, पहले अपना वज़न कम करके आओ, उसके बाद मैं आपका इलाज करूँगा। तो ये जो सिचुएशन चल रही है ना, इसकी वजह से हम जो हमारे पास एक मैल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ़ रह गया अंडर न्यूट्रिशन पे, हम ओवर न्यूट्रिशन पे फ़ोकस नहीं करते। अब इसको अगर मैं उस तरह एक्सप्लेन करूँ तो आपने देखा होगा बहुत से हाउसहोल्ड होते हैं जहाँ पे मदर या फादर जो होंगे, उनका पेट निकला होगा या वो टुवर्ड्स द हेवियर साइड होंगे। बच्चे जो होंगे वो बहुत कमज़ोर होंगे। तो इसको इस सिचुएशन को डील करना बहुत ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इसमें आपने पूरे हाउसहोल्ड का एक लाइफ़स्टाइल चेंज करना हो तो आपके पास अंडर न्यूट्रिशन भी आ जाता है, ओवर न्यूट्रिशन भी आ जाता है। दूसरा ये होता है कि अंडर न्यूट्रिशन ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बहुत हेल्दी हूँ या फिज़िकली आपको एक बंदा बहुत लग रहा है कि यार ये तो सही चबी है, मसल है, एवरीथिंग, तो मेरे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो सकते हैं। आप आपको तो पता है रिसर्च कहती है कि 40% जो पाकिस्तान की आबादी है, जो वुमेन हैं, दे आर ऑल एनीमिक। अभी लिटरली मैं आपको कहती हूँ, आप एक सैंपल साइज़ उठाएँ, एक तो आपके पास 50% लोग होंगे जो विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे, उनका सीवियर या वो उस कैटेगरी में होंगे और एनीमिक होंगे। तो वो बंदा बज़ाहिर बाहर से वो जैसा भी लग रहा है, अंदर से आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आती हैं, हमारी डाइट्स प्रॉपर नहीं है, हमारे फूड आइटम्स प्योर नहीं है और उसके ऊपर से जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं कि आप चिकन ना खाएँ, आप दूध ऐसा ना लें, आप टेबल शुगर ना यूज़ करें, तो फिर इन एक नॉर्मल बंदा जिसको साइंस का या उस तरह नहीं पता, तो वो कन्फ्यूज़ होके कुछ भी नहीं लेगा। वो बिल्कुल ही छोड़ देगा, रोटी भी छोड़ देगा, मैदा भी और ऑल द टाइम एक बंदा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी कॉल डबल बर्डन ऑफ द डिज़ीज़ वेयर आपके पास अंडर न्यूट्रिशन भी आ जाती है, ओवर न्यूट्रिशन भी आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन जो हम भी सुनते हैं, हमारे घरों में भी होता रहा है कि खाना जो है ना वो अब्बा के लिए बनता है, हाँ, बाकी लोगों को खाना होता है। ऐसे ही तो यू डोंट हैव अ चॉइस। और एनेमिक मैं ज़रा आसान भाषा में पब्लिक के लिए बता दूँ, मतलब कि आप खाना पूरा खा रहे हैं, अपने समझने के लिए भी खाना पूरा खा रहे हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा। अच्छा एनीमिक बिल्कुल थोड़ा बहुत आपने ठीक कहा है बट इसको अगर मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन करूँ, हमारे पास होते हैं 2 मेन न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरीज़। एक आप कह लें हमारे मैक्रोज़ होते हैं और एक होते हैं हमारे माइक्रोज़। जो हमारे मैक्रोज़ होते हैं ना उसके अंदर आ जाता है आपका फैट, आपका प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट और इन सब के हमारी डाइट में अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो आपका फैट है, वो तो पहले ही विलेन है पाकिस्तान में। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास एक गुड फैट भी हो सकता है और गुड कार्ब्स भी हो सकते हैं। तो वो वैसे ही लोग प्रेफ़र करते हैं कि हमारी डाइट में ना हो। उसके बाद हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाते हैं आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स। अब अगर कोई बंदा प्रॉपर अपनी तरफ से वो प्रॉपर खाना खा रहा है बट उसके अंदर फ्रूट्स नहीं है, उसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं है, उसके अंदर रिच आयरन सोर्स नहीं है, आयरन बेसिकली एक मिनरल है, या विटामिन्स नहीं है प्रॉपर तो आपकी बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है। अब इन दोनों का आपस में क्या लिंक है कि मैक्रोज़ भी हैं और माइक्रोज़ भी हैं, ये क्यों ज़रूरी है? जो मैक्रोज़ है आपकी बॉडी में जो मेन फंक्शंस हो रहे होते हैं, आपके एंजाइम्स बनने होते हैं, हार्मोन्स बनने होते हैं, एनर्जी चाहिए होती है आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। वो आपको एनर्जी इन सोर्सेज़ से आती है प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। अब इस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन उस प्रोसेस में लाइक लाइक थिंक ऑफ इट दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। आई हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वो जो मीडियम है, जो मुझे कैरी करके जाएगा, उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की या विटामिन्स की। अगर वो नहीं होंगी तो मेरी बॉडी वो एनर्जी नहीं निकाल पाएगी उस खाने से कि मेरी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब करे या यूटिलाइज़ करे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आयरन इज़ अ मिनरल व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में उसको ऑक्सीजन को ट्रैवल कराना होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, आप पेल होना शुरू हो सकते हैं, आपको साँस चढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रेन फॉग शुरू हो जाती है। आयरन की बहुत ज़्यादा ये हैं सिम्पटम्स डेफिशिएंसी के और मदर्स के लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हमारा मेन में कम होता है आयरन डेफिशिएंसी, वुमेन में ज़्यादा होता है। बिकॉज़ आप अपनी मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुज़रते हैं तो भी आपका आयरन के लॉसेस होते हैं, तो इसलिए ये एक फ़ोकस होता है। बट उसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ये आपने देखा होगा, जैसे आपने घरों वाली बात की कि बोटी जो है वो सबसे पहले होता है कि द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली पे ढाबे।
इसलिए भी ये कुछ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा डेफिशिएंट होती हैं। सबसे अच्छी बोटी, सबसे अच्छा खाना, सबसे पहले कौन खाएगा वो मेल मेंबर। अब मेन अब इसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया बट नॉर्मली हम स्पेशली हमारे रूरल एरियाज़ में ये चीज़ें होती हैं। तो आयरन के टॉपिक से शिफ्ट कल्चरल भी हम अच्छा इस पे आपको लगता है कि ये हमें भी यानी हम ये पढ़ते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखते हैं कि जब आप जो आप खाते हैं उससे आपका मूड बनता है। तो अब आयरन डेफ़िशिएंट बंदा है तो उसके मूड के क्या सिम्पटम्स होंगे? आयरन डेफिशिएंट बनता है तो आप बहुत लेथार्जिक फील करेंगे। लाइक अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप कभी होता है ना, आप यू ऑलवेज फील लाइक यार मतलब मैं ड्रेन हूँ बस। तो मैं काम करना चाह रही हूँ, मैं वॉक करूँ तो मैं थोड़ा सा चलूंगी तो मुझे सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्रेन फॉग हो जाएगा। लाइक अगर मैं बहुत फ्रेश उठी हूँ, थोड़ा सा काम करूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाएगा मेरा ब्रेन। आई विल फील वेरी डिजी, माई स्किन विल बी पेल। तो इस तरह के आयरन के सिम्टम्स होते हैं। और जस्ट नॉट आयरन, बाकी भी न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑलमोस्ट 12 काइंड ऑफ वाइटामिन हैं और इसी तरह हमारे पास मिनरल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। बट इसमें मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ये सप्लीमेंट्स की तरफ शुरू हो जाना चाहिए। ये आप फ्रूट, वेजिटेबल्स और अपनी नॉर्मल डाइट, अगर आप उसको प्रॉपर्ली हेल्दी फूड खाएँ, तो ईज़िली आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। आम तौर पे आजकल भी वैसे पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इतनी महँगाई होती जा रही है कि तो जो बुनियादी घर की सब्ज़ी है, फल हैं, वो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं नहीं कर कर पा रहा है। सकता ऐसे ही है। तो बहुत कम तबका है जो मतलब अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर सकता है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि हमें यानी जनरली पॉपुलेशन के लिए रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स होने चाहिए न्यूट्रिशन वैल्यू ताकि पूरी हो उनकी, ताकि वो हेल्दी हों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट, सोसाइटी कोई भी हेल्थ कॉस्ट तो पे कर रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हॉस्पिटल आपका इतना, हमारे यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वो भरे हुए हैं। प्रिवेंटिव पे तो हम जाते ही नहीं ना, हमारे पास प्रिवेंटिव केयर बहुत लिमिटेड है। जब डिज़ीज़ हो जाती है और वो ऐसी एडवांस स्टेज पे तो ज़ाहिर है फिर हमारे गवर्नमेंट के वैसे रिसोर्सेज़ उस तरफ लगते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी डाइट में आपको क्या लगता है इतने सारे मिक्स में जो मतलब मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में तो हमें लगता था कि वो जो न्यूट्रिशनिस्ट बताता था, वो मुझे मेरा जो मसीहा था, तो वो ये कहता था कि यार गंदम पे फ़ोकस कम करें क्योंकि आप जब प्री डायबिटिक हो गए हैं तो गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा ये क्या मैकेनिज़्म है खाने का कि आप सर्टेन फूड खाते हैं तो उससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, जबकि आप मीठा नहीं खा रहे हैं। आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं। पाकिस्तान में एक नॉर्मल सा खाना है हमारे लिए रोटी, चावल, गंदम की रोटी ख़ास तौर पे, इवन जो नान होते हैं। तो इससे शुगर कैसे हो सकती है? ये एक मिसकंसेप्शन है। मेरा ख़्याल है कि लोगों को लगता है शुगर से होती है और इससे नहीं होती। बिल्कुल सही आपकी बात है। अगर आपको बंदा चीनी डाल रहा है चाय में 1 से 2 चम्मच, तो हम उसको कहेंगे तुम्हें शुगर हो जाएगी। अब मैं इसको ऐसे कहूँगी कि आपने चीज़ों को क्वांटिफ़ाई करना है। इफ़ आई से कि जौ की रोटी बहुत अच्छी है, बट मैं सारा दिन सिर्फ़ वही खाई जाऊँ, मैं कुछ 10 रोटियाँ खा लूँ, कि उसका देखिए हर चीज़ के अंदर एक प्रोपोर्शन होगी, एक एनर्जी की प्रोपोर्शन होगी, एक आपके न्यूट्रिएंट्स की, कार्ब्स, प्रोटीन, व्हाटएवर उसकी प्रोपोर्शन होगी। डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और आप वो कैसे खा रहे हैं। अब अगर आप ये मैं बहुत ये देखती हूँ कि रोटी नहीं खानी। सबसे पहले जो भी बंदा आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, वो कहता है रोटी और चावल मैंने बिल्कुल नहीं खाना, मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जाना है। अब उसको भी हम कहते हैं कि देखिए अगर आप फ्रूट खा रहे हैं ना, उसके अंदर भी शुगर है और जो आप रोटी खा रहे हैं उसके अंदर भी शुगर है। तो इट्स लाइक मेंटली तौर पे आपको लगता है कि आप रोटी नहीं खा रहे तो आप वेट लॉस की तरफ चले जाएँगे। तो ये वाली मिसकंसेप्शंस होती हैं। अब जैसे आपने अपने उनका एग्ज़ाम्पल दी मुझे डायबिटीज़ और उसकी, द थिंग इज़ कि हमारे घरों में खाना या हमारे जो जैसे कल्चरल फूड होता है वो कैसे बनता है? मोस्ट केसेस में जब मैं जब क्लाइंट्स भी होते हैं, जब मैं उनसे फर्दर प्रोब करती हूँ कि आपने अच्छा, तो लाइक मैंने बस रोटी खाई और सालन खाया, दैट्स इट। मैंने कहा अच्छा सालन कैसे बनता है? सालन तो जब तक ऊपर तरी नहीं आएगी ना तो हमारे अब्बा जी नहीं खाते, वो कहते हैं इसका तो टेस्ट ही नहीं है, ये क्या रूखा सा खाना दे दिया। सो आपने फैट ज़्यादा कर दिया। सेम गोज़ फॉर रोटी। सो आई आस्क्ड देम कि अच्छा आपने रोटी ली, 1 ली, 2 ली, एक छोटी-सी रोटी। सो आई आस्क्ड देम कि डिफाइन कि छोटी-सी रोटी, सो चले इतनी बनती है हमारे घर तो। अब परसेप्शन हर एक की डिफरेंट होती है। तो नॉर्मल रोटी होती है सीधी साइज़ या मीडियम डिस्क वाली जो रोटी होती है, उसको हम जब हम अपनी उसमें उसकी कैलोरीज़ है वो काउंट कर रहे होते हैं, तो उसको कंसिडर करते हैं 1 सर्विंग। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं कि खाना बन कैसे रहा है और वो यूटिलाइज़ कैसे हो रहा है। क्या आप उसके साथ फाइबर ले रहे हैं या आप नहीं ले रहे? अगर मैं एकदम से चीनी पानी में घोल के पी लेती हूँ, तो वो मेरी शुगर डेफ़िनिटली स्पाइक अप करेगी, क्योंकि उसको आप कह लें कि जैसे डैम्स बनाते हैं ना, उसको उस शुगर को कुछ रोकने का ज़रिया नहीं है।
तो वहाँ पे आता है आपका फाइबर जो आपको मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। इट्स लाइक अ स्पंज, अगर ईज़ियर वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ, वो उसको रोक लेता है और बहुत स्लोली आपके ब्लड में शुगर जाती है। तो उससे आपका जो एक बैलेंस होता है ना वो मेंटेन रहता है, फ़ौरन से स्पाइक अप नहीं होता। तो ये वाली भी, और इसमें हम एंड पे डिस्कस भी करेंगे कि एक आइडियल प्लेट नॉर्मली कैसे होनी चाहिए। तो अगर आपके पास रोटी है, सालन है, उसके साथ ज़रूर कोशिश करें किसी भी किस्म का कोई सलाद हो, बेशक खीरा हो, सलाद पत्ता हो, इस तरह ऐड करें और उसको भी देखें कि खाने के बनाने का तरीका कैसा है। बिल्कुल ही तेल में तो उसको नहीं आपने डुबा दिया। रोटी अक्सर लोगों को पराठे का शौक होता है, देसी घी का होता है, बटर का होता है, तो ये चीज़ें भी उसमें देखनी पड़ती हैं। ये तो है। अब हमारे यहाँ जिस तरह हम आम तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा लोगों से सुनते हैं, चीनी तो ज़हर है। सफ़ेद चीनी भाई व्हाइट करो पॉइज़न। ना, वाइट पॉइज़न है, ये तो सफ़ेद ज़हर है। तो क्या ये हमें निकाल देना चाहिए अपनी डाइट में से? इज़ इट, वो कहते हैं जी ये पता नहीं सारी बॉडी को जो है ना वो हर वक़्त आप किसी न किसी उसमें रहते हैं। जैसे पता नहीं कोई बॉडी को लगता है जैसे जब आप ये खाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन है। बिल्कुल। फर्स्टली एक ट्रेंड आजकल आया हुआ है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का। आपने सुना होगा हर 1 साल बाद, हर 6 महीने बाद एक नई चीज़ आती है। कीटो एकदम से बूम हो जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, कैबेज सूप बूम हो जाता है। तो पहले आपकी क्वेश्चन को डाइसेक्ट करते हैं कि शुगर जो है, जो भी आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, देयर इज़ नथिंग एज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है? अब अगर हम इसकी बात करें शुगर की, व्हाइट पॉइज़न कहते हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स हैं वो कहते हैं, बट साइंस ये कहती है उसको अगर हम रिड्यूस करें ना, बिल्कुल आई एम ट्राइंग टू मेक इट सो सिंपलर कि बिल्कुल समझ लो मैं किस तरह इसको करूँ। कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, पानी का ग्लास है, इट इज़ केमिकल एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज़ H2O। सो वुड यू से कि इसके अंदर केमिकल्स है, मैं ये नहीं पीऊँगा? यू नो दैट्स हाउ यू ब्रेक थिंग्स डाउन। अगर आप शुगर का कॉम्पोज़िशन ले लें, इट्स ग्लूकोज़, राइट? आप रोटी का बिल्कुल प्राइमरी जब उसको ब्रेक करके एंड पे जो उसका भी फ़ॉर्मूला बनेगा, वो भी ग्लूकोज़ बनेगा। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? शुगर के मैंने 2 चम्मच लिए, उसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं है जिन्होंने उसको बाइंड किया हुआ है कि वो उसको स्पाइक अप ना कराए। रोटी जब मैं ले रही हूँ तो रोटी के अंदर मुझे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, बेसिकली जिसका एंड रिजल्ट ग्लूकोज़ होता है जो आपको एनर्जी देता है। मुझे उसके अंदर सम फॉर्म ऑफ विटामिन्स भी मिल रहे हैं, डिपेंड कि अगर वो फोर्टिफाइड फ्लावर है, मतलब उसके अंदर बाहर से गवर्नमेंट ने कोई जस्ट टू मेक श्योर कि लोगों की न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हों, आयरन डाली हुई है, तो मुझे आयरन भी मिलेगा और मुझे फाइबर भी मिलेगा। अब रोटी में भी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में तो भाई बिल्कुल साफ-सुथरी, एक तो गोरे रंग से हमें बहुत ऑब्सेशन भी है ना, तो व्हाइट साफ रोटी होनी चाहिए, व्हाइट आटे वाली। व्हाइट आटे वाली। तो वो फिर मैदा है। वो बुरा नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि आपको उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी मॉनिटर करनी पड़ेगी। सेम अगर आप ब्राउन आटे की, चक्की के आटे की खा रहे हैं तो उसके अंदर आपको फाइबर ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। वो आप 1 या 2 भी खा सकते हैं। लेकिन एनर्जी दोनों में उस तरह आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। तो खाना तो हमने ज़्यादा ही खाना है। हाँ, थोड़े पे तो हमारा गुज़ारा नहीं। वो बाकी चीज़ों के साथ कहते हैं ना कि एक पूरा ऐड, जैसे इंडियन थाली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं करते, वो 7 छोटे-छोटे पोर्शंस रख के उसको कंज़्यूम करते हैं। तो वो आप किसी भी चीज़ को, एक तो वेरिएशन हो जाती है, वैसे भी आपको अच्छा लगता है, और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उस तरह से आप कंज़्यूम नहीं कर पाते। तो ये एक डिफ़रेंस है कि आपके पास अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो गुड कार्ब्स भी हैं और बैड कार्ब्स भी हैं। गुड कार्ब्स में आपके पास इस तरह आ जाता है जैसे आपके पास व्हीट फ्लावर आ गया, आपके पास राइस है। बैड कार्ब्स में आ गया कि आपने, मैं हर वक़्त नाश्ते में डोनट ही कंज़्यूम करती हूँ, तो वो प्रोसेस्ड हो गया ना, तो वो मुझे बुरा नहीं है। आई वोंट से कि आप बिल्कुल ही कट, श्योर मैं उसको ओकेजनली ले सकती हूँ, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा खा लूँगी जब भी मुझे क्रेविंग हो, बट आई वोंट लाइक मेक इट अ पॉइंट कि मैं नाश्ते में भी खाऊँ, दोपहर में भी खाऊँ, रात में। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स। सेम गोज़ फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को भी लोग कहते हैं कि बीफ खाना चाहिए, कभी कहते हैं चिकन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन इंजेक्शंस हैं, ये और वो। फिर बताते नहीं है लोगों को कि अच्छा तो खाएँ तो प्रोटीन लें कहाँ से? क्या प्लांट सोर्सेज़ से भी आपको मिल सकता है, बीफ से मिल सकता है। और दूसरी चीज़ तो ये है कि बीफ से तो मुझ इट्स रियली गुड, बट प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को ना एक बना लेते हैं एलीट कॉन्सेप्ट। आपने ये बहुत सुना होगा घरों में कि हमारे घर में तो भाई गोश्त ना बने तो अब्बा जी तो नहीं, ये हो जाता है। हम तो हर सब्ज़ी के साथ भी गोश्त, इसके साथ भी, दैट्स वेयर हाँ, तो प्रॉ कॉम्बिनेशन तो हर चीज़ के साथ गोश्त का है। गोश्त का, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स विद बीफ एंड मटन। टेक्निकली इट्स नॉट बैड, इट्स गुड फॉर यू, बट आप उसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा खाएँ, इट्स रियली गुड। नॉट सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी। आप स्विच कर लें प्रोटीन सोर्स, कभी आप प्लांट बेस्ड ले लें, कभी आप लीन मीट ले लें, चिकन ले लें, फिश कर लें, इस तरह उसको कर लें।
और थर्ड जो फूड ग्रुप मैं आपको बता रही थी फैट्स, फैट्स तो वैसे ही मतलब मैं नाम ले लूँ तो मुझे मार देंगे कि ये क्या वेट लॉस ये फैट लॉस आप बता रही हैं। अब फैट्स में भी आपके पास गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं। बैड फैट्स आगे जो आपके प्रोसेस हो जाते हैं, ट्रांस फैट जो बन जाते हैं, जैसे बेकरी में क्रोसॉन्ट्स आपने देखा होगा, बेकरी आइटम्स जो भी होते हैं वो जब एक प्रोसेस से एक सर्टेन लेवल ऑफ हीट से गुजरते हैं तो वो ट्रांस फैट हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। गुड फैट्स की अगर आप एग्जांपल्स लें तो उसके अंदर आपके पास आ गया ऑलिव ऑयल आ गया, आपके पास फिश ऑयल आ गया, बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं, आपकी ब्रेन को ज़रूरत नहीं बहुत महंगे ओमेगा 3 ओमेगा 6। अब देखिए आपने कहा ये बहुत महंगे होते हैं, आपके पास बादाम भी हैं, ठीक है। अब व्हेन आई से कि गुड फैट्स आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपने मुट्ठी भर-भर के खाना है। यू कैन पोर्शन इट, यू कैन मे बी टेक 2 और 3 पर डे। सो इस तरह की कुछ मॉडिफिकेशंस है जहाँ जब आप एजुकेट हो जाते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मेरे कुछ भी कट डाउन नहीं करना, कुछ भी बुरा नहीं है, मुझे बस उसको सीखना है कि मैंने उसको कंज़्यूम कैसे करना है। एक चीज़ जो ये नहीं फिक्स हो सकती है हमारे डाइटिंग सिस्टम में, पाकिस्तान के डाइट में, वो क्या है आपके ख़्याल में? प्रोपोर्शन कंट्रोल है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी चाहिए या मिक्स बेहतर करना चाहिए? आई थिंक आपको एजुकेट करना चाहिए। व्हाट आई डू इज़ अगर मेरे पास कोई भी हमारे तो इतने पब्लिक सर्विस मैसेज आते हैं, ये ना करें, कौन नहीं, नहीं सुनता है? आते ना। अब आप देखिए हमारे पास आप डायटीशियंस को भी मैं ब्लेम करूँगी। आप इंटरनेट खोल के देखें, 300 की तादाद में एक क्लास से डायटीशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। जॉब्स आपके पास उस तरह से है नहीं फॉर एवरीवन। काफ़ी लोग ऑनलाइन चले जाते हैं और काफ़ी लोग तो गोरे इन्फ्लुएंसर्स और इनकी पूरी-पूरी स्क्रिप्ट्स कॉपी करके उर्दू में वैसे ही वीडियोज़ मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर व्यूज़। कुछ लोग तो बिल्कुल भी रिसर्च करके पोस्ट नहीं करते ना। इट इज़ सो ईज़ी मैं अभी बैठ के आपको बोलूँ कि हाँ, ये कंटेंट बहुत बिकता है। आप 3 दिन में वज़न कम करें तो आप सुनेंगे ना मेरी पूरी रील वो यूट्यूब के चार्ट पे तीसरे में टप ये बेशक वो आप माय रेसिपीज़ गॉड मैं नाम नहीं लूँगी एक ब्रांड का बट शायद ले लूँ। आप लिटरली मैं लाहौर जा रही होती हूँ, उन्होंने ब्राइडल पूरे-पूरे उन्होंने ना पोस्टर्स लगाए हैं, ब्राइडल पैकेज, लूज़ वेट इन 7 डेज़। ब्राइडल व्हाट इज़ पैकेज दिस? हैं। लिटरली लाइक आपको पता है कि क्या चीज़ बिकती है, आप लोगों को एंटाइस कर रहे हैं कि आपने ब्राइड बनना है तो आपने वेट लूज़ किया तो ब्राइडल पैकेज। मतलब ये हम इस लेवल तक आ चुके हैं ना। आई फॉरगॉट द क्वेश्चन बट ये मैसेजिंग भी है क्या हम अपनी डाइट में दैट वाज़ क्या चीज़ करें? हाँ। हाँ, ये हमें फ़ोकस कहाँ पे करना है, आपको लोगों को एजुकेट करना है। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है वेट लॉस के लिए, आप उसको 10 दिन का टू द पॉइंट डाइट प्लान मत बना के दें। सुबह नाश्ते में ये खा लो, दोपहर लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन कि तो कोई नीम हकीम भी कर वीडियोज़ में तो ऐसे ही बताते हैं। नो, आप उसको समझाओ तो सही कि अगर मैंने आपको नाश्ते में बताया है, तो आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आपने कार्ब्स की इतनी प्रोपोर्शन आप उसको फ्री बेसिक फूड ग्रुप्स तो एक्सप्लेन करें, ताकि अगर वो इट्स लाइक आप उसको बस अपने ऊपर एडिक्ट कर रहे हैं ना कि वो आता रहेगा बेचारा हर 15 दिन बाद, 30 दिन, अब मैं क्या खाऊँ? अगर वो किसी दावत में है, उसको नहीं पता मैंने क्या खाना है, तो वो कहेगा अच्छा मैं तो डाइट पे हूँ। एक तो कूल भी लगता है बंदा कि मैं तो डाइट पे हूँ और वैसे ही आप हो जाए कूल। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो आई थिंक वी शुड फोकस मोर टुवर्ड्स एजुकेशन एंड राइट काइंड ऑफ मैसेजिंग कि आप अ, हर मैं तो कहती हूँ कि आप मैं जिस कंसल्टेंसी पे काम कर रही हूँ, तो हमने ये भी प्रपोज़ किया कि हर स्कूल बुक में क्लाइमेट का एक चैप्टर या आप एक छोटा-सा मॉड्यूल या वो चीज़ इंटीग्रेट करवाएँ कोर्सेज़ में, करिकुलम में। ताकि लोगों को व हम इतना क्लाइमेट चेंज की बात करें, लोगों को भी पता चले, एजुकेट हों, वो भी उस तरह हम च प्रैक्टिसेस करें। सिमिलरली आई थिंक कि हर करिकुलम में आपको एक न्यूट्रिशन का या फूड वाइज़ एक चैप्टर कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। बिकॉज़ इस तरह तो नहीं समझ आएगी और फिर जब तक आपके पास इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन, इट्स वेरी हार्ड टू लाइक एजुकेट पीपल। इसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, सिलेबस में आते-आते और जितनी देर में ये सारे हम लोग को बेच चुके होंगे। हाँ, बट उसमें वो फिर अगेन थर्ड मेरा पॉइंट ये है कि लोगों को थोड़ी-सी खुद भी रिसर्च करनी चाहिए ना। कॉमन सेंस। मतलब कॉम हाँ, आपको अगर लग रहा है कि एक बंदा कह रहा है कि आप दिन में 500 कैलोरीज़ खाएँ, ठीक है? 500 कैलोरीज़ आर नथिंग, 500 कैलोरीज़ आर लाइक मैं एक सुबह नाश्ता कर लूँ और दोपहर में कोई वो खा लूँ, स्नैक खा लूँ, दैट इज़ इट। एक नॉर्मल हेल्दी बंदे को 1800 से 2000 कैलोरीज़ दिन में खानी पड़ती हैं। अगर आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन कह रही है कि आप दिन में सिर्फ 600 या 700 कैलोरीज़ खाएँ, तो आपकी बॉडी के सारे रिएक्शंस कैसे होंगे? उस तो टाइम आप तो काम शायद नहीं आप कर सकें। हाँ, उस टाइम तो क और टाइम लगता है ना रिएक्शन सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने आज पानी नहीं पिया तो मैं कल बिल्कुल बेहोश हो जाऊँगी।
टाइम लगता है। 3 महीने बाद आपको 6 महीने बाद ये चीज़ें नज़र आएँगी, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएँगे, आपके नेल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपको किडनी इश्यूज़ शुरू हो जाएँगे। तब फिर हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो डाइट सही फ़ॉलो कर रही थी ये और वो। तो इन वाली चीज़ों पे थोड़ा-सा हमें एजुकेशन की तरफ थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए और दूसरी चीज़ मुझे तो इस वर्ड डाइट से ही नफ़रत है। देयर इज़ नथिंग एज़ डाइट, द वर्ड डाइट। डाइट मीन्स आप आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कर रहे हैं। हाँ, हम बेसिकली हम लोगों को एक अपना लाइफ़स्टाइल जो है ना बेटर इन्फॉर्म्ड लाइफ़स्टाइल चाहिए। ना कि हम लोगों को जो है ना वो ख़ास डाइट चाहिए कि इस तरह से है। ये बात सही है कि ये बहुत क्लीशे वर्ड बन चुका है बहुत वरना डाइट क्रैश और डाइट बड़ा। है उससे भी ज़्यादा। मैं क्या कर रही हूँ क्रैश डाइट कर रही हूँ। व्हाट इज़ लाइक इफ यू वांट टू साउंड कूल श्योर आई गेट इट। बट देयर इज़ नथिंग एज़ क्रैश डाइट दैट्स लाइक आई एम स्टार्विंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है स्टार्विंग से मुझे याद है कि फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है। सारे गोरे पॉडकास्टर्स और यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा, और वो हमें इसलिए भी अच्छा लगता है कि दैट बेसिकली वैलिडेट्स आवर रिलीजियस। तो कि यार हाँ यार, ये देखो ना, रोज़ा कितने इसके फ़ायदे हैं तो फास्टिंग के। तो इज़ इट वर्थ इट? क्योंकि अभी तो जितने किस्म के लोग मशवरे देते हैं 18 घंटे फास्ट करें, 16 घंटे 16 घंटे फास्ट हाँ। करें, फिर इस तरह आप उसको 2-3 उसके साइकिल्स बनाएँ ओवर द पीरियड ऑफ 6 वीक्स, 7 वीक्स। तो ये अच्छा इस पे आई वुड जस्ट से अगेन कि एवरी ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट। हमारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी के, हमारा जेनेटिक बिल्डअप, एवरीथिंग हमारे किसी के फिंगरप्रिंट्स भी सेम नहीं होते, पेरेंट्स के भी नहीं, बच्चों के भी, किसी के भी नहीं। एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। तो बहुत से लोगों के लिए आई एंड दिस इज़ रिसर्च बैक्ड, बहुत से लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली वर्क करती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब रोज़े रखते हैं तो वो कहते हैं जब हमें भूख लगी होती है तो वी वर्क बेटर अगर मैंने कुछ खाया नहीं हो। तो कुछ लोगों के लिए होता है इफ आई डोंट ईट मुझे माइग्रेन हो जाता है। आई नो दैट्स अ ट्रिगर फॉर मी। सो आई नाउ मेक श्योर कि एवरी 6 आवर्स में कुछ ग्लूकोज़ का या कोई सोर्स ले हाँ, लो। कुछ लोगों का हाइपोग्लाइसेमिया होता है, वो मैं भी भूखा नहीं रह नहीं सकती रखते। और दिस विल नॉट एवर वर्क फॉर मी यू नो। बट फॉर सम पीपल इट एक्चुअली वर्क्स। तो आप देख लें व्हाट वर्क्स फॉर यू व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। और उसके अंदर भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये नहीं है कि आपने बिल्कुल भूखा रहना है। आप सम फॉर्म ऑफ वो ले रहे होते हैं, सॉल्ट वाटर ले रहे होते हैं, आप ओआरएस टाइप ले रहे होते हैं, आप अपनी कुछ ना कुछ करके सॉल्ट्स मेंटेन कर रहे होते हैं। और फिर आप जब ईटिंग फेज में जाते हैं तो यू मेक श्योर कि यू फिल अप दैट गैप। तो इट इज़ रियली लाइक इस पे थोड़ा-सा है कन्फ्यूजिंग रिसर्च। समटाइम्स फॉर सम पीपल इट एक्चुअली वर्क्स, फॉर सम पीपल इट डज़न्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक न्यूट्रिशन के पास जाना है, डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो मुझे टेस्ट लिख कर देगा, फिर उसके पास एक डेटा आएगा, उसकी बुनियाद पे वो कुछ मुझे प्रिस्क्राइब करेगा। मैंने न्यूट्रिशन के पास जाना है, तो कौन से टेस्ट होने चाहिए इन हैंड के यार, एक जनरल क्राइटेरिया, जनरली एक लिस्ट क्या हो कि मैं ये 4-5 चेकलिस्ट करके और फिर अपने आप को प्रेज़ेंट करूँ, तो वो क्या होंगे? ठीक है। पहले तो जो न्यूट्रिशनिस्ट विदाउट एनी टेस्ट सप्लीमेंट्स और बहुत हेवी स्पेशली प्रोटीन हेवी डाइट्स रिकमेंड कर देती हैं, ये बहुत गलत बात है। बिकॉज़ आपको नहीं पता अगले मेल नहीं को या करते, किडनी मेल वाले न्यूट्रिशन नहीं करते। वो भी या तो आपके कोई यू नो आपके कोई किडनी इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी का लिवर कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं पता ना, आप उसका प्रोटीन बिल्डअप और ज़्यादा कर दो। टेस्ट जो आपको लेकर जाने चाहिए अपना एक जनरल सीबीसी लेकर जाएँ, अपना एक आप आयरन टेस्ट करवाएँ वो लेकर जाएँ और आप अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएँ। और अगर आपको लगता है लाइक लोग आपको कि वो आप मुझे लग रहा है आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं या ये वो तो अपना थायरॉइड भी करवा लें। ये 4 टेस्ट्स हैं जो आप ज़रूर लेकर जाएँ। इसके बाद आपको जब वो क्लिनिकली, फिज़िकली और बाकी चीज़ों पे एनालाइज़ करेंगे, तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप और क्या-क्या करवाएँ। बट बहुत ज़्यादा आपके जो इश्यू मैं खुद विटामिन डी डेफ़िशिएंट निकली हूँ पिछले दिनों लाइक आई वाज़ सो लेथार्जिक एंड डिज़ी एंड मुझे मुझे पता था मुझे क्या मसला है। एंड आई न्यू कि मैं डॉक्टर खुद कभी-कभी मैं आपको ये बता रही हूँ, हम कभी-कभी ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं डिज़ीज़ के साथ। फलाने को ये था तो उसको ये हुआ तो मुझे भी ये हो सकता है। कभी-कभी इतनी छोटी बेसिक चीज़ों की वज़ह से आपको चक्कर आना और इस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जिनकी वज़ह से आप या नमनेस हो जाना, टिंगलिंग सेंसेशन इस तरह वाले। तो एक दफ़ा टेस्ट करवा लिया करें और चले जाया करें अच्छे डॉक्टर के पास, तो ज़रूरी नहीं है कि इट्स ऑलवेज़ समथिंग बिग यू नो। अच्छा, वेट लॉस एक ऑब्सेशन है क्योंकि ओबेसिटी है, और फिर ये कि हमें मार्केटिंग से, मूवीज़ से एक सर्टेन बॉडी टाइप, बॉडी शेप जो है ना, तो वो हम उसको एस्पायर करते हैं कि मैं भी ऐसा दिखूं, और बहुत लोगों की ऑब्सेशन है, और इस ऑब्सेशन को लोग भरते भी हैं। आप रील्स में, वीडियोस में देखते हैं कि लोग आपको सप्लीमेंट भी बता रहे हैं,
कोई आपको बताएगा जनाब शहद में ये चीज़ डालें, कोई इंग्रेडिएंट बताएगा, कोई रेसिपी बताएगा खाना और सप्लीमेंट्स भी। और आजकल बहुत ऑन है, उसकी वजह ये कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में गॉसिप है और सही भी है कि कोई ख़ास किस्म का इंजेक्शन है वो लगाते हैं, उससे भी वेट लॉस होता है। तो और लोग ये कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब खुद लगा रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर साहब तो लगा रहे हैं, वो खुद इतने सीनियर डॉक्टर हैं, वो लगा रहे हैं। तो इसको क्या बाकी ये कोई इफ़ेक्टिव है? कोई इसमें मतलब कोई एक आप बताएँ कि यार ये इस किस्म की अगर आप करें तो वो सही है? ओके। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक मच नीडेड टॉपिक आज के दौर में। मेरे एक तो न्यूज़ फीड में ऐड आके वो जो स्लिम फास्ट ड्रॉप्स है, मैंने उनका पेज मैंने सोचा हुआ था मैं उस पे पूरी, बिकॉज़ आई आल्सो हैव अ ब्लॉग, तो मैं उस पे ना इस पे करूँगी एक एजुकेशनल रील। बट हमें इतना टाइम नहीं मिलता वायरल कंटेंट, क्योंकि कंटेंट के लिए आपको रिसर्च करनी है, कच्चे डीवर्स टेक्स टाइम। तो मैं उनके पेज पे गई और मैंने उनका पढ़ रही हूँ, तो उस पे लिखा हुआ है कि आप डेली इसमें से 2400 कैलोरीज़ लूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक आम आदमी के लिए दिन में 1800 से 2000 कैलोरीज़ लेनी होती है। तो उनका सप्लीमेंट कह रहे हैं कि आप 2400 कैलोरीज़ दिन में लूज़ कर, तो फिर मुझे तो नज़र ही नहीं आना चाहिए ना 30 दिन बाद। बोले बिल्कुल, मैं इससे ज़्यादा हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब मैंने उसके इंग्रीडिएंट्स खोल के देखे तो उसके अंदर था ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिनसेंग रूट का कोई पता नहीं एक्सट्रैक्ट, इस तरह की चीज़ें। इत रिसर्च बहुत लिमिटेड है इन चीज़ों पे, बहुत लिमिटेड और बहुत कन्फ्यूज़िंग रिसर्च है इस पे। तो इट डज़न्ट वर्क। चलें, आपका जैसा भी को जो मर्ज़ी वो जड़ी-बूटी होगी, वो मेरी 2400 कैलोरीज़ दिन की नहीं लूज़ करवा सकती। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने सेम लोगों की फ़ोटो लेके ना उसको एक को स्कार्फ़ पहना दिया, उसी बंदी को टोपी पहना दी और उसके नाम चेंज और एज चेंज करके टेस्टिमोनियल्स लगाए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं और हम रिसर्च नहीं करते, देखते नहीं हैं। तो सब मतलब अगर एक चीज़ इतनी उसके अंदर मिसलीडिंग चीज़ें हैं तो वो कैसे क्रेडिबल हो सकती है? फर्स्टली। तो सप्लीमेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट फॉर एवरीवन फर्स्टली, और आपको विदाउट उसकी साइंस बैक्ड, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रिसर्च स्टडीज़ करने का फर्स्टली फॉर सप्लीमेंट्स और एनीथिंग। तो विदाउट उसका उस तरह करके आपको वो नहीं लेने चाहिए। दूसरी चीज़ आपने सुना होगा, हल्दी दूध ले लें, एक 1 चम्मच हल्दी डालें, वो पी लें, आपका वज़न कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी होती है ये सारी चीज़ें। अब हल्दी है, टर्मरिक है, बेसिकली उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है करक्यूमिन, ठीक है? अभी थोड़ा-सा साइंटिफिक हो जाएगा लोगों के लिए, बट जस्ट टू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट, वो आपके लिए हेल्दी होता है। अब उस आप सोचें कि पाउडर है, उसके अंदर से एक्टिव इंग्रीडिएंट अगर मैं 1 चम्मच लेती हूँ, तो उसके अंदर से शायद लाइक अ वेरी, वेरी माइन्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करक्यूमिन मुझे मिलेगा। तो अगर तो मैं 200 मिलीग्राम्स हल्दी रोज़ाना खा रही हूँ, तो तब शायद वो मुझे मिलेगा। एंड सेम गोज़ फॉर मोरिंगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे पास ये मोरिंगा और इन सब पाउडर्स का भी बहुत कॉन्सेप्ट था कि वायरल हुआ हुआ था। दिस इज़ हाई इन कैल्शियम। तो फिर दूध, अंडे ये सब तो हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और हम बस सारे मोरिंगा के आके बाँटते हैं। तो उसके लिए भी आपको सोचना होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 टेबलस्पून के अंदर मुझे मेरी डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भी कैल्शियम मिल रहा है। तो ये एक चीज़ें हैं एंड आई थिंक हमें, जैसे यूएस में भी हर जगह आपका बना हुआ है रिकमेंडेड डेली अलाउंस आरडीए। साउथ एशियन डाइट के लिए ये चीज़ नहीं है और आई थिंक इस पे भी आई वुड लाइक टू अर्ज पॉलिसी मेकर्स के एक हमारे लिए भी बनाएं कि देसी जो पाकिस्तानी साउथ एशियन लोग हैं, हमारे लिए रिकमेंडेड अलाउंस क्या होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, खाने की, रोटी की, क्योंकि हमारी डाइट थोड़ी सी डिफरेंट है कल्चरली भी, वैसे भी एक तो हम हैं भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, तो उस नीड्स के अकॉर्डिंग एक तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्स। दूसरा जो इंजेक्शंस हैं, देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं ना, आपने इन्फ्लुएंसर्स भी देखे होंगे, बहुत जल्दी बिक जाते हैं। आज वो कह रहे होंगे कि ये सप्लीमेंट करें, परसों वो कह रहे होंगे वो सब। नो वन एक्सपेरिमेंट्स विद देमसेल्व्स। एक 200 की फेयरनेस क्रीम है, वो उसको प्रमोट कर रहे होंगे, बट नो वन विल पुट दैट ऑन देयर फेस। वो तो मतलब आप तो बाहर से ऑर्डिनरी के सीरम्स लगा रहे हैं, लोगों को आप कह रहे हैं कि ये 200 की आप ब्यूटी क्रीम लगा लें, तो वो मिसलीडिंग है। मतलब आपको अगर कोई 50 लैक्स ऑफर कर रहा है एक रील के लिए, तो व्हाई वोंट यू, यू नो लॉट ऑफ पीपल डू दैट। तो डॉक्टर्स भी इसी तरह होते हैं, डॉक्टर्स को इतनी सारी एंडोर्समेंट्स आती हैं, डॉक्टर्स को लेकिन एक आम आदमी कैसे इसको डाइसेक्ट करे ना, अब उसके पास तो एक इन्फॉर्मेशन बार-बार आ रही है कि एक डॉक्टर कह रहा है, फिर दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है, उनके बिलबोर्ड बाहर रोड पे भी लगे हुए हैं। अगर एक आम आदमी के पास इंटरनेट है और वो टिकटॉक और रील्स और इंस्टाग्राम पे जाके चीज़ें पढ़ सकता है, तो वो थोड़ी-सी गूगल रिसर्च भी कर सकता है और वो डॉक्टर को थोड़ा-सा क्वेश्चन ज़रूर करे। एक तो मुझे ये ट्रेंड नहीं समझ आता जब डॉक्टर्स कहते हैं ना कि मेरे पास भी लोग आते हैं और वो मुझे गूगल की 10,000 चैट जीपीटी की, ये तो उसने भी डाइट प्लान
तो मैं आई टेक माई स्वीट टाइम एंड आई आंसर ऑल द क्वेरीज। आई एम लाइक आज आप पूछ लें आपने जो पूछना है एंड आई आंसर। जब डॉक्टर्स कहते हैं ना कि मुझसे सवाल ना पूछा करें, आप जो मैंने लिख के दे दिया यही हो गया, आप गूगल से पढ़ के आ गया मेरे पास, तो गूगल से पढ़ के इसलिए आया था कि आप उसको इन्फॉर्म करें, एजुकेट। तो जब आपको पता चल जाएगा द वे आर डॉक्टर इज रिस्पॉन्डिंग, इफ अ डॉक्टर डजंट नो समथिंग दे विल से कि आई एम सॉरी, मुझे मतलब अगर मुझे कोई नहीं पता आप मुझसे अभी पूछें तो मैं कह दूंगी मुझे इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ मैं इसमें इतना इन्फॉर्म नहीं हूँ। बट समबडी विल से मुझे सब आता है, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे सब आता है, मुझे सब रिसर्च पता है। ये अब ज़ेम्पिक का जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि आप जैसे पीपल हू हैव प्रॉब्लम विद देयर नीज़ या वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें होता है कि वो कहते हैं पहले वज़न कम करें फिर सर्जरी हम कर सकेंगे। उसमें दे रिकमेंड कि आप ज़ेम्पिक लगा लें। बट वो ज़रूर आपको बताते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। और हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इट्स लाइक अ बैलेंस। आप हार्म्स और बेनिफिट्स को वेइ करते हैं। अगर तो बेनिफिट्स हार्म से ज़्यादा थोड़े-से भी हो जाए तो फिर आप कुछ हार्म्स बर्दाश्त कर लेते हैं। सेम थिंग गोज़ फॉर ज़ेम्पिंग। अगर तो मुझे वज़न कम करना है जस्ट फॉर फैशन और मैं मतलब अपनी हॉर्मोन्स भी सारे रुइन कर रही हूँ, अपने नेल्स, अपने पूरे ऑर्गन्स भी, तो फिर ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बट अगर मुझे पता है कि मेरी डायबिटीज़ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, मेरा वेट बहुत उस तरह हो गया कि अब मुझे बेटर होने के लिए कम करना पड़ रहा है, तो देन इट्स ओके। एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट आप इस तरह As a last resort, and good doctor will tell you all the side effects and all the benefits, and they will also tell you कि it's not just one injection. आपको उसके लिए उसकी हर वीकली या मंथली डोजेस लगानी पड़ेंगी एक सर्टेन उस पर। हमारी दिन में जितना हम आमतौर पे जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि 3 मील्स अ डे है और हमारे गाँव वगैरह में या ट्रेडिशनली हमारे मेनली 2 मील होते हैं। तो क्या मील स्ट्रक्चर होना चाहिए पर डे एक जो बैलेंस डाइट के लिए? ठीक है, सॉरी, आई से दिस अ लॉट कि हम अपनी बॉडी को बहुत कम क्रेडिट देते हैं देन इट इज़ यूज्ड टू। आपकी बॉडी लर्न करती है और अडैप्ट कर लेती है। अगर तो आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी वैसे ही कंज़र्व करना शुरू कर देती है और थोड़ा-सा अडैप्ट कर लेती है। तो इसमें ये अगर आप साइंटिफिकली उस तरह पूछे तो ब्रेन को ग्लूकोज़ चाहिए। बेशक वो आपकी बॉडी से रोटी से निकालेगा, चावल से निकालेगा या किसी और चीज़ से निकालेगा। बहुत से लोग कहते हैं वेट कम करना है सबसे पहले आप कार्ब्स हटा दें, बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाने। ब्रेन को ग्लूकोज़ चाहिए, तो वो क्या करेगा? आप कान यहाँ से पकड़ लें या यहाँ से, वो प्रोटीन को डिफरेंट प्रोसेसेस से गुज़ार के निकाल लेगा एंड पे एनर्जी, ग्लूकोज़। ठीक है? एनर्जी निकालेगा, वो आपने एक्स्ट्रा मेहनत कराई है, उसके लिए वो आपसे बाद में आपकी बॉडी आपसे पूछेगी थ्रू डिफरेंट जो भी आपको नेल्स, हेल्थ ये वो खराब हो रही होगी, बट ब्रेन विल गेट ग्लूकोज़ रिगार्डलेस। सो यू कैन नॉट, तो आप उसको डायरेक्ट वे में दे दें, आप उसको कार्ब से दे दें। सो पॉइंट इसका ये है कि आपकी ब्रेन को फंक्शन करने के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज चाहिए होता है। अब उसमें आइडियल ये होता है कि आप एवरी 2 आवर्स कुछ खा लें। अब उसका ये मतलब नहीं है कि सुबह मैंने नान चने खाए हैं तो दोपहर में मैं निहारी खाऊँगी और रात में मैं बिरयानी। आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे। सुबह आपने नाश्ता किया, आइडियल टाइम नाश्ते का होता है 9 टू 12, 7 टू 10। बहुत से लोग कहते हैं इसमें कि नहीं-नहीं आपको 5 बजे और इस टाइम के बीच में खाना चाहिए। इस पे भी मैं एंड पे बताऊँगी। आइडियल टाइम है आपने नाश्ता किया, उसके बाद आपका अगर आप लंच कर रहे हैं 1-2 बजे, नाश्ता मैंने किया है 9-10 बजे, तो मेरे पास एक 4 घंटे का गैप आ गया। उसके अंदर मैं कोई स्नैक ले लूँगी, या तो मैं एक छोटा सेब ले लूँ या मैं 2-3 बादाम खा लूँ, 2-3 ऑलिव्स ले लूँ, इस तरह की चीज़। पूरी मील नहीं होगी, वो मेरी होगी स्नैक होगा। तो इस तरह आप इस और फिर मैं लंच का हमारा स्नैक तो पिज़्ज़ा होता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली ना, यही तो फिर हम कहते हैं अरे ये मसले हो रहे हैं। फिर आप ले लेते हैं उसको इवनिंग स्नैक लंच के बाद, फिर आप रात का खाना खाएँ और फिर रात में अगर आपको भूख लग रही है तो आप कोई भी एक खीरा खा लें, ग्रीन टी पी लें, इस तरह की चीज़ें कर लें। तो इस लिहाज से आपकी 3 मेजर मील्स मस्ट हैं और 2 टू 3 स्नैक्स आपके मस्ट हैं। और जब मैं लोगों को ये बताती हूँ तो वो कहते हैं आप तो फेक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि हमें तो उस डॉक्टर ने कहा है आपने दिन में बस 3 सेब खाने हैं और रात में 2 अंडे खाने हैं। तो आप तो इतना ज़्यादा खाना कह रही हैं बता रहे हैं, तो ये यानी कि ये जो खर्चे वाला काम है मतलब 3 स्नैक भी खाने हैं, 3 को नहीं कहा आपने, हर टाइम सिर्फ आपने पिज़्ज़ा खाना है। आपने बस एक लूप रखना है एनर्जी का फॉर योर बॉडी। और ये भी फ़ौरन से नहीं, जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको कब आप वो एनर्जी बर्न भी कर रहे होंगे और आप ओवर कंज्यूम भी नहीं कर रहे होंगे। अब होता क्या है, जब आप सुबह से भूखे रहते हैं ना, तो फिर आप रात को या तो बहुत हेवी मील खाते हैं। टेक्निकली आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड, आप सेम कैलोरीज़ ही खा रहे हैं दिन में। वो आप बेशक ब्रेक करके खा लें या वो आप एकदम पूरा 2-3 मील्स उस तरह करके या एक पूरा पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा खा के कर लें। तो ये थोड़ा-सा उसका है डिफ़रेंस।
कोई एक बड़ी मिथ बताएँ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है न्यूट्रिशन के ऊपर? बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, मैं आपको नींबू पानी हुँ। बहुत बड़ी मिथ है। इसके बाद मतलब सुबह पहले हम भी यही पढ़ते थे, जब हम भी इंटर्नशिप्स करते थे तो बड़े से बड़ी डायटीशियन, सुबह आपने उठना है, नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपने आधा नींबू लेना है, पूरा नींबू नहीं लेना। आपने इतना नमक डालना है और आपने पीना है और ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, ठंडा ना हो या ज़्यादा गर्म। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी को, जाना आपके स्टमक पे एट द एंड ऑफ द डे, डज़ नॉट मैटर एंड लेमन डज़ नथिंग। आपका मतलब इफ यू लाइक ब्रेक इट डाउन, इट्स जस्ट वाटर एंड लेमन। लेमन हैज़ नो एनर्जी, इट्स जस्ट लाइक आपको वो विटामिन सी देगा। तो अगर आपने कोई आयरन सोर्स खाया हुआ है तो उसकी अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी कर देगा और वो कुछ नहीं करेगा। हम पता नहीं बॉडी को ना बहुत वो बना लेते हैं, लाइक हर चीज़ से ना हमें ऑब्सेशन हो जाती है, तो वी पुट इट ऑन अ पेडेस्टल, लाइक बॉडी में स्टमक में जाएगा तो उसको सॉफ्ट कर देगा तो खाना ऐसे अब्ज़ॉर्ब, ये ऐसे नहीं था। हाँ, या तो वो पीते साथ हमें फ़ील हो रहा होता है कि हमारा जो है ना ये कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। आपको पता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट? कि आपको अगर मैं कहूँगी ना कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, अभी खा लें, सर दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। मुझे परसों माइग्रेन हो रहा था, मैंने खाया, आधे घंटे बाद ठीक। तो योर ब्रेन विल स्टार्ट बिलीविंग इट। योर ब्रेन विल थिंक कि ओह! मे बी दिस विल वर्क। बेशक आपका सर दर्द कम हुआ ना हो, आप कहेंगे कि हाँ, थोड़ा-सा तो कम हुआ है। ये फ़र्क पड़ा है। हाँ, अभी अभी हम ना टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर मैं आप में से किसी को ना बताऊँ ना और मैं कहूँ कि यार ये लाइट बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम कर दूँ, तो मैं कम नहीं करूँ, मैं आपको कहूँगी कि मैंने कम की है। अब ठीक है कम है, तो आप कहेंगे हाँ, हाँ, थोड़ी-सी कम हुई है। तो वो हम ये करते हैं बेसिकली, प्लेसिबो इफ़ेक्ट है ये। जस्ट टू मेक यू फील बेटर कि आपने मुझे 20,000 दिए एक डाइट प्लान के लिए, तो अब मैंने आपको कुछ तो डिफ़िकल्ट चीज़ बतानी है ना। हाँ, आपको ईज़ी चीज़ बता दूँगी तो आप भी कहेंगे यार मज़ा नहीं आया। यू नो दिस एक्चुअली हैपेंड। I had a client, I told them a very easy and very practical plan. They said इसमें तो आपने ना ग्रेनोला बार डाला है, ना आपने मुझे वो इम्पोर्टेड क्रीम चीज़ डाली है, तो मैं ये कैसे, ये तो डाइट ना हुई। डाइट इज़ समथिंग जो कि बहुत मैं अपनी दोस्तों को कैसे बताऊँगी किटी पार्टी पे कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से प्लान बनाया, उसने मुझे वहाँ-वहाँ की क्रैनबेरीज़ और ये दिया। हाँ, सही कुछ तो ये ट्रेंडी कोई हाँ, तो ये एक ट्रेंड भी बन जाता है ना कि यू वांट टू साउंड कूल, तो फिर आप वैसे क्लाइंट्स को वैसी चीज़ें देते हैं। वो आप एनालाइज़ कर लेते हैं पहले। अच्छा आखिर इसको कंक्लूड करते हैं। एक दो 2 सवाल रह गए हैं। एक ये कि हमारा ट्रेडिशनल मिक्स ऑफ मसालाज़ एंड एवरीथिंग, क्या वो किसी म मुझे लगता है जैसे इसमें कोई एक विज़डम था कि इतने मसाले इस रीजन में इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमारी बॉडी की सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। एक दूसरा ये कि बच्चों को हम बच्चों की डाइट का क्या करें? तो पहले मसाले वाले का बता दें कि क्या जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ मसाले चलते हैं वो हमारे मैं पूरे बुलाना पड़ेगा मैं सब। हाँ, हाँ, कि वो पूरा करते हैं हमारी बॉडी की नीड्स को, जिस तरह विटामिन मसाले ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी है, तो वो लोड होता है मसाले का, हर चीज़ का यानी 7-8 वो मिनरल्स होते हैं बेसिकली। तो क्या वो हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं? अच्छा, वो मिनरल्स नहीं होते, एक थर्ड कंपाउंड आप कह लें या केमिकल कह लें, वो होते हैं एक्टिव इंग्रीडिएंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हल्दी में एक एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ आवर मसाले आप ले लें, ज़ीरा ले लें, आप गरम मसाला ले लें, आप ग्रीन चिली कुछ भी ले लें, उन सब के अंदर थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है। फर्स्टली ये बुरे नहीं होते, ठीक है? अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो आप ज़रूर खाएँ। बहुत ज़्यादा भी ना खाएँ कि कुछ सालों बाद आपको अल्सर्स हो जाए, बट टेस्ट के लिए खाएँ। एक हमारा ना फूड का कॉन्सेप्ट होता है कि खाने को पैलेटेबल भी होना चाहिए, मज़े का भी लगना है। और मैं आपको बिल्कुल एक खिचड़ी दे दूँ रोज़ाना, आप नहीं खाएँगे। फॉर आफ्टर सम टाइम यू विल बी लाइक यू विल बी डन। तो खाने को मज़ेदार बनाने के लिए हमारा साउथ अपने कल्चर को एम्ब्रेस करना चाहिए। हमारा कल्चर है, हमारे ये खाने बुरे नहीं हैं जैसे हम बनाते हैं। बस तेल कम और इस तरह की कुछ चीज़ें कम, भुनाई थोड़ी-सी कम, बट इट्स फाइन, लाइक आवर मसालाज़ आर रियली गुड एंड दे आर फाइन। इवन गोरे भी उसको करते हैं, सीज़न तो करते हैं, बट उनकी सीज़निंग्स डिफरेंट काइंड की होती हैं। और दूसरा हम वो है ना कॉलोनाइज़ हुए हुए हैं, तो हमें अपनी हर चीज़ ही बुरी लगती है, कपड़े, स्पाइसेस, खाना, एवरीथिंग। डाइट करनी हो तो हम बॉइल्ड राइस और स्टीम्ड चिकन में स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, मसाले आर कंप्लीटली फाइन। बच्चों की डाइट का क्या कहती हैं? हमारे बच्चों को हम लोग जो हैं अमूमन चाहते हैं, एक तो हम देखना चाहते हैं कि वो गोपलू नज़र आएँ, कि हेल्दी बच्चा है तो वो गोपलू बच्चा ही हेल्दी बच्चा होता है। एक ये मिस यानी बच्चों में बहुत ज़्यादा ये डायबिटीज़ भी बढ़ रहा है आजकल हमारे बच्चों में। और ये कि उनको हम मीठा ज़्यादा देते हैं। क्या ये ठीक है कि हम उनको मीठा दें क्योंकि वो ग्रो हो रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ज़्यादा चाहिए। उनकी डाइट
कैसे हो कुछ चीज़ें क्या नो गो एरियाज़ हैं बच्चों के लिए जो उनको हम ना दें कि जो बच बेहतर ब्रेन और बॉडी डेवलप बच्चों के लिए नो गो एरियाज़ ये हैं कि आपने देखा होगा हमारे दौर में स्पेशली हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाके खेलते थे। तो जो भी हम एनर्जी हम पराठा रोल भी खा रहे होते थे, हम क्या-क्या नहीं हमने बचपन में। तो रोज़ाना एक आइडियल नाश्ता पराठा, चाय, अंडा इस तरह होता था। तो हम उस एनर्जी को वो यूटिलाइज़ भी कर रहे थे। अगर अब मैं रोज़ पराठा खा के आईपैड के सामने बैठ जाऊँ, तो डेफ़िनिटली मेरी एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं हो रही। और वेट लॉस का एक बहुत सिंपल अगर कोई भी बंदा आपको कहता है कि इस तरह इट्स लाइक अ कैलोरी डेफिसिट एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट ओनली देन यू कैन लूज वेट वो जैसे एक बैंक होता है ना अगर वो एनर्जी इन आई जा रही है कुछ भी आउट नहीं हो रहा थ्रू एक्टिविटी और वट तो मेरा वेट नहीं कम होगा ये एक सिंपल फॉर्मूला है वेट लॉस का सेम थिंग गोज फॉर बच्चे हाँ बच्चों की कैलोरीज हम थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्टिव होते हैं या हर वक्त भाग रहे होते हैं हर वक्त कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं तो बच्चों को रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को आप बहुत कॉन्शियस होके कहते हैं ये ना खाओ वो ना खाओ फ्राइज नहीं तुम खाओगे लेट देम बी किड्स फ्राइज आर गुड फॉर देम हर वक्त हाँ ये पिज्ज़ा और ये वो नहीं आप खिलाते रहें बट कैलोरी उसमें रहे एक नॉर्मल डाइट खाएं उसमें रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि बहुत ये है एक ऑब्सेशन कि बच्चा बेबी भी हो तो वो बहुत चबी बहुत मोटा हो तो हम कहते हैं ये हेल्दी है एक बेबी अब थोड़ा सा वीक है तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है तुम ख्याल नहीं रखती ये वो जो चीज़ें होती हैं बोथ बॉडीज आर फाइन ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा बहुत मोटा है तो वो हेल्दी है एक बच्चा बहुत पतला सा है तो वो अनहेल्दी है या हम हेल्दी को कैसे गेज करेंगे? वेरी राइटली आस्क्ड आप हेल्दी को ऐसे गेज करेंगे कि अगर मैं मेरी जो उम्र है मेरी जो डाइट है मेरी जो काम की नोयत है और ये सब चीज़ें क्या मैं डू आई फील फाइन कैन आई वॉक प्रॉपरली क्या मुझे वॉक करने में सांस चढ़ता है या नहीं क्या मैं डिफरेंट खाना खा के पेट में तेजाबियत होती है या नहीं एक होता है ना जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं ना ये फैक्ट है हमारे ऑर्गन्स एज करते हैं कोई नहीं उसको एजिंग को कोई भी नहीं रोक सकता और सिमिलरली हम बूढ़े होते हैं हमारे ऑर्गन्स भी एज करते हैं सो हम कहते हैं ना कि यार पहले तो 2 साल पहले तो मैं ये ऐसे पूरी नहारी खा जाता था अब तो मुझसे ये नहीं होता तो वो आप एज कर रहे हैं तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कुछ कट डाउन करनी पड़ती हैं बच्चे तो जवान हैं, वो तो जो मर्ज़ी खाएँ उनको वो उस तरह हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको ख़त्म करें, इसमें और भी बातें करें। लेकिन फिर किसी वक़्त आपको दोबारा मौका थैंक यू देंगे। सो थैंक मच। यू सो मच। मेरे अंदर का आपने सारा गुबार निकाल निकाल लिया दिया। है। थैंक यू सो थैंक मच। यू।